This is third part of the video on indifference curve analysis. In first part, we discussed origin of indifference curve, definition of indifference curve, indifference schedule, and indifference curve. In second part of the video, we discussed law of diminishing marginal rate of substitution, indifference map, and assumptions of IC. In this third part, we will discuss properties of indifference curves. First property is an IC has a negative slope. An IC has a negative slope. It slopes downward from left to right, downward sloping. We know that at different points of an IC, satisfaction is same. जो डेफिनेशन है इंडिफरेंस कर्व की, इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंग इसके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करते हैं एंड जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ये हैं जैसे ए कॉम्बिनेशन है x1 y1, बी कॉम्बिनेशन है x2 y0, द बोथ कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सब पे सेटिस्फेक्शन सेम होती है. That is the definition of IC. Satisfaction will remain same only if by increasing the units of one commodity, the units of other commodity are reduced. तो satisfaction same तभी रहेगी अगर जब हम एक commodity की यूनिट को इंक्रीज करें तो दूसरी commodity की यूनिट को कम करें. It is possible only if IC has a negative slope. ये तभी पॉसिबल होगा अगर IC की स्लोप नेगेटिव होगी. तो इसको हम डायग्राम में दिखा रहे हैं. ये डायग्राम हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. One side one commodity, suppose X, other side other commodity, suppose Y, and this is the IC negatively sloped. Now suppose there are two combinations, A combination. At this combination A, X is X1 suppose and Y is Y1. A combination है and consumer is consuming OX1 of X and OY1 of Y. अगर कंज्यूमर सपोज हम बी कॉम्बिनेशन की बात करें, इसमें क्या हुआ, कंज्यूमर हैज इंक्रीज्ड x1 x2 यूनिट्स ऑफ x. कंज्यूमर ने x की यूनिट x1 से बढ़ाकर x2 कर दी. तो कंज्यूमर पहले ले रहा था y1 x1, अब उसने x कर दी x2, x बढ़ा दी. तो अगर हमने सेटिस्फेक्शन b पॉइंट के ऊपर सेम रखनी है जितनी a पॉइंट पर है, तो हमें क्या करना होगा, कंज्यूमर के पास अगर हम एक कमोडिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कमोडिटी कम करनी होगी. तो एक कमोडिटी बढ़े दूसरी कम हो, ये तभी पॉसिबल होगा अगर इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप में होगी. इसलिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट एन IC हैज अ नेगेटिव स्लोप. अगर सपोज इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड ना हो, suppose
हॉरिजॉन्टल हो, दिस इज आईसी। तो इसमें अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाएं, सपोज दिस इज ए कॉम्बिनेशन, कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग x1 यूनिट्स ऑफ x एंड y1 यूनिट्स ऑफ y। तो अगर हम बी कॉम्बिनेशन देखें, कंज्यूमर ने क्या किया, x की यूनिट्स बढ़ा दी x1 से x2, y की यूनिट्स उसने कम नहीं की। तो एक कमोडिटी उसने बढ़ा दी, दूसरी कमोडिटी उसने कम नहीं की। इट मीन्स सेटिस्फेक्शन एट बी is greater than satisfaction at A। जबकि जो इंडिफरेंस कर्व है, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सेटिस्फेक्शन सेम होनी चाहिए, बट यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो डिफरेंट है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप होगी, हॉरिजॉन्टल नहीं होगी। सिमिलरली इंडिफरेंस cannot be vertical. Suppose this is IC. अब इसमें क्या है, अगर हम ये कॉम्बिनेशन लगाएं, A combination, consumer is consuming x1 of x and y1 of y। और अगर हम B combination देखें, कंज्यूमर ने x रखी सेम बट y उसने इंक्रीज कर दी फ्रॉम y1 टू y2। तो एक कमोडिटी कंज्यूमर के पास सेम यूनिट्स हैं, दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स उसने इंक्रीज कर दी, तो जो सेटिस्फेक्शन है बी के ऊपर वो ज्यादा होगी। सेटिस्फेक्शन एट बी विल बी ग्रेटर देन सेटिस्फेक्शन एट ए। तो दोनों के ऊपर सेटिस्फेक्शन सेम नहीं होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो, जो आईसी है वो नेगेटिव स्लोप होगी, वर्टिकल नहीं होगी। सिमिलरली IC cannot be positively sloped, one commodity, other commodity। अगर हम इंडिफरेंस कर्व को पॉजिटिव स्लोप बना दें तो इसमें क्या होगा, सपोज दिस इज वन पॉइंट A, x1 x and y1 y, this is suppose B combination, consumer is consuming x2 units of x and y2 units of y। तो कंज्यूमर ने किया x की यूनिट्स बढ़ा दी x1 से x2, y की यूनिट्स बढ़ा दी y1 से y2। तो दोनों गुड्स की यूनिट्स कंज्यूमर ने बढ़ा दी। इट मीन्स सेटिस्फेक्शन एट बी is greater than satisfaction at A। तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकती। This is the first property, that an IC has negative slope like this, because here satisfaction at A equals to satisfaction at B। The second property, an IC is convex to origin। जो इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन की साइड कन्वेक्स है, जैसे ये है कन्वेक्स, ओरिजिन की साइड कन्वेक्स है।
दिस इज बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाएगा तो दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स वो पहले ज़्यादा छोड़ेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS जो है वो तभी अप्लाई होगा अगर इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की साइड कन्वेक्स होगी। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। One side one commodity, other side other commodity. This is IC. This IC is convex to origin. This is the origin and IC is convex towards this. कन्वेक्स कनकेव जैसे कोई भी ये चीज़ है, अगर हम इसको इधर से देखें देन इट इज़ कन्वेक्स। अगर हम इसको इधर से देखें दिस इज कनकेव। तो जो आईसी है वो कन्वेक्स है टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन वाली साइड ये ऐसे निकली हुई है बाहर को, तो ये ओरिजिन वाली साइड कन्वेक्स है। अब ये कन्वेक्स क्यों है? बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। अगर हम यहाँ एक्स की यूनिट्स लगाएं, सपोज 1 2 3 4 5 6 this is the graph paper। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जब कंज्यूमर एक एक्स से दूसरी एक्स पर गया, सपोज दिस इज पॉइंट ए, तो जब कंज्यूमर यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ पर आया, एक यूनिट हमने एक्स की बढ़ा दी, तो एक यूनिट एक्स की बढ़ाने के टाइम कंज्यूमर ने इतनी वाई छोड़ दी, दिस मच ऑफ वाई कंज्यूमर ने छोड़ दी। सपोज दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। तो अगर हम एक एक्स और बढ़ा दें, सपोज 2 से 3 पे आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर कंज्यूमर आ गया, तो इतनी वाई कंज्यूमर ने और छोड़ दी फ्रॉम सी टू डी। सपोज दिस इज पॉइंट डी एंड दिस इज पॉइंट ई। और अगर हम एक एक्स और बढ़ा दें 3 to 4, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया, इतनी वाई उसने और छोड़ दी फ्रॉम ई टू दिस पॉइंट। सपोज दिस इज पॉइंट एफ एंड दिस इज पॉइंट जी। तो अगर हम एक एक्स और बढ़ा दें 4 to 5, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया एंड उसने इतनी वाई और छोड़ दी, दिस मच। सपोज दिस इज पॉइंट एच एंड दिस इज पॉइंट आई। और अगर हम एक यूनिट और बढ़ा दें, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया, इतनी उसने वाई और छोड़ दी, सपोज दिस इज पॉइंट जे एंड दिस इज पॉइंट के। तो जो रेड एरो है वो कम हो रहा है, इसका साइज पहले इतना बड़ा है, फिर और कम हो गया,
फिर और कम हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे जैसे कंज्यूमर ने एक एक एक्स की यूनिट को इंक्रीज किया तो उसने वाई की पहले ज़्यादा यूनिट छोड़ी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये तभी अप्लाई होगा इफ इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर सपोज इंडिफरेंस कर्व ओरिजिन की साइड कन्वेक्स ना हो, कनकेव हो, फॉर एग्जांपल दिस इज x, this is y. Suppose indifference curve is concave like this। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो MRS है, MRS कम नहीं होगा, MRS बढ़ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा। देखो कैसे। सपोज दीज आर द यूनिट्स ऑफ x, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अगर हम लगा लें, this is the graph paper। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहले कंज्यूमर था यहाँ पर 1x, अगर हम उसकी x एक यूनिट बढ़ा दें, 1 से 2 कर दें, तो 1 से 1 यूनिट हमने बढ़ा दी, कंज्यूमर ने सपोज दिस इज पॉइंट A, दिस इज B, दिस इज C। कंज्यूमर ने A B Y को छोड़ दिया। और अगर हम कंज्यूमर की 2 से 3 यूनिट करते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर आ जाएगा, 1 यूनिट कंज्यूमर की और बढ़ा दें, सपोज दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E, तो कंज्यूमर ने जितनी Y पहले छोड़ी थी, थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो गई। और अगर हम कंज्यूमर की 1 x और बढ़ा दें, 3 to 4, यहाँ पर आ गया कंज्यूमर, सपोज दिस इज पॉइंट F, दिस इज G, तो कंज्यूमर की जो y है वो पहले से और ज़्यादा हो गई जो उसने छोड़ी। और अगर हम 1 x और बढ़ा दें, फ्रॉम 4 to 5, यहाँ पर सपोज दिस इज पॉइंट H, दिस इज I, तो जो y कंज्यूमर छोड़ रहा है वो पहले से ज़्यादा हो गई। और अगर हम 1 x और बढ़ा दें, फ्रॉम 5 to 6, दिस पॉइंट, यहाँ पर आ गया कंज्यूमर, सपोज दिस इज पॉइंट J, दिस इज पॉइंट K, तो जो y उसने छोड़ी वो पहले से और ज़्यादा हो गई। और अगर हम 1 यूनिट और बढ़ा दें, फ्रॉम 6 to 7, यहाँ पर आ गया कंज्यूमर, सपोज दिस इज L पॉइंट, दिस इज M पॉइंट, तो कंज्यूमर ने जो y को छोड़ा वो और ज़्यादा हो गई। और अगर हम 1 यूनिट और बढ़ा दें, 7 to 8, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया, सपोज दिस इज N पॉइंट, दिस इज P पॉइंट, तो कंज्यूमर ने इतनी y छोड़ दी। तो जैसे जैसे हम x की यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं, जो कंज्यूमर y की यूनिट्स छोड़ रहा है वो पहले से ज़्यादा ज़्यादा होती जा रही है। इट मीन्स जो MRS XY है, MRS XY
ये बढ़ रहा है, इज राइजिंग। जबकि जो लॉ है वो है डिक्लाइनिंग का, जो MR6Y है वो डिमिनिश होता है, बट यहां पर जो MR6Y है वो बढ़ रहा है। सिमिलरली जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन भी नहीं होती, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाएं, सपोज वन साइड वन कमोडिटी X, अदर साइड अदर कमोडिटी Y, suppose this is the indifference curve IC. It is neither convex to the origin nor concave to the origin. तो ओरिजिन वाली साइड ना तो ये कन्वेक्स है और ना ही कनकेव है। तो इसमें अगर हम x की यूनिट्स लगाएं, सपोज 1 2 3 4 5, this is the graph paper. इनिशियली कंज्यूमर है यहाँ पर, एक यूनिट x की है एंड दिस इज द पॉइंट सपोज A। तो अगर हम कंज्यूमर के पास एक यूनिट बढ़ा दें, सपोज 1 से 2x कर दें, तो कंज्यूमर यहाँ पर आ जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट B, दिस इज C। तो यहाँ पर कंज्यूमर ने इतनी x को, इतनी y को छोड़ दिया। अगर हम कंज्यूमर के पास 2 से 3x कर दें, कंज्यूमर यहाँ पर आ जाएगा। सपोज दिस इज पॉइंट D, दिस इज E। तो कंज्यूमर ने इतनी y को छोड़ दिया। इट इज सेम एज बिफोर। तो ये दोनों एरो का जो साइज है रेड एरो का वो सेम है। कंज्यूमर ने इक्वल यूनिट्स ऑफ y को छोड़ा है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ x। अगर हम एक x और बढ़ा दें, 3 to 4 करते हैं, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया। सपोज दिस इज पॉइंट F, दिस इज G। तो कंज्यूमर ने एक x बढ़ाने के लिए उतनी ही y को फिर छोड़ दिया। और अगर हम एक x और बढ़ा दें, कंज्यूमर यहाँ पर आ गया। सपोज H, दिस इज I। कंज्यूमर ने उतनी ही y को फिर छोड़ दिया। तो ये जो साइज है डाउन एरो का वो सेम है, मतलब कंज्यूमर इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y को छोड़ रहा है फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ x ईच टाइम, एवरी टाइम। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो MR6Y है इट इज कांस्टेंट। ना तो ये कम हो रहा है MR6Y और ना ही बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, सेम है। जबकि हमारा जो लॉ है डिमिनिशिंग MRS, बट यहाँ पे है कांस्टेंट MRS। हियर एक चीज आप और समझो कि जो MRS है, मार्जिनल rate of substitution, marginal, that is also known as slope of the line, SLOP, slope, or it is also known as derivative in mathematics. Marginal or slope both are same thing. किसी भी लाइन की जो स्लोप है, फॉर एग्जाम्पल लाइन इज हॉरिजॉन्टल, इट्स स्लोप इज 0,
और जो वर्टिकल लाइन है इसकी जो स्लोप है दिस इज इन्फिनिटी। अगर हम स्लोप की बात करें SLOP स्लोप, दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज इन्फिनाइट स्लोप। तो स्लोप जो है हम यहाँ से अगर यहाँ जाएं स्लोप बढ़ रही है, अगर हम नीचे से ऊपर जाएं इट मीन स्लोप कम हो रही है, एंड दिस इज नेगेटिव स्लोप। और अगर हम इससे बाहर आ जाएं दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, जीरो स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप, दिस इज इन्फिनाइट स्लोप, infinite, this is zero, infinite slope, zero slope, negative slope, this is positive slope। तो किसी भी कर्व की जो स्लोप है दैट इज द मार्जिनल। अब इसकी जो स्लोप है वो कम हो रही है लाइन की, क्योंकि इसका मार्जिनल कम हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम हो रहा है। अगर आप इसकी स्लोप देखो, यहाँ पर ये लाइन जो है ब्लैक लाइन, इसकी स्लोप इतनी है देखो। अगर हम टेंजेंट के हिसाब से देखें दिस इज द स्लोप, और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी स्लोप ये है। तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। स्लोप इसकी पहले ये लाइन थी, अब इसकी ये लाइन बन गई, तो स्लोप इसकी कम हो रही है। इट मीन्स मार्जिनल कम हो रहा है, स्लोप इज द मार्जिनल। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो स्लोप है देखो, यहाँ पर इतनी है और यहाँ पर इतनी है, मतलब ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो रही है ये लाइन। इट मीन्स स्लोप बढ़ रही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मीन्स जीरो स्लोप, वर्टिकल मीन्स इन्फिनाइट स्लोप। अपने घर की जो दीवार है उस पर आप कुछ रख नहीं सकते बॉल वगैरह, क्योंकि उसकी जो स्लोप है ढलान वो इन्फिनिटी है। और जो फर्श है उस पर अगर आप बॉल रखोगे, जैसे ये फर्श है इस पर आपने बॉल रखी तो बॉल यहीं पे टिकी रहेगी, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो जीरो है। तो जैसे ही इसको हम टेढ़ा करेंगे इसकी स्लोप बढ़ रही है। तो बॉल यहाँ पे रखेंगे तो नीचे जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो और ज़्यादा नीचे जाएगी, यहाँ पे रखेंगे तो और ज़्यादा नीचे जाएगी, मतलब स्लोप जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे आके स्लोप में हो जाती है इन्फिनिटी। इसकी स्लोप जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं स्लोप बढ़ रही है। अगर हम इसको देखें तो इसकी स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पर जितनी स्लोप है वहाँ पर भी इतनी ही स्लोप है। तो स्लोप कांस्टेंट मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट है, बिकॉज स्लोप इज आल्सो नोन एज मार्जिनल। Another property is that higher IC represents higher level of satisfaction. Higher IC के ऊपर satisfaction high है comparative to lower IC, because higher IC represents more quantity of either one or both goods. क्योंकि जो higher IC है उसमें या तो एक commodity ज़्यादा होगी या दोनों commodities ज़्यादा होंगी, इसलिए higher IC के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है वो हाई होती है। लेट मी ड्रॉ इट अगेन। One side one commodity, other side other commodity। ये मैं
जैसे आप जनरली डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक साइड एक्स लगा देते हैं, दूसरी साइड वाई लगा देते हैं, तो मैं ये ऐसे ही एक्स वाई नहीं लगा रहा, मैं ये लगा रहा हूँ कि जो हमें वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चाहिए, जो हमें वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पे चाहिए, वही वेरिएबल मैं यहाँ लगा रहा हूँ। एंड इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए हमें एक लाइन पर चाहिए एक कमोडिटी, दूसरी लाइन पर हमें चाहिए दूसरी कमोडिटी, इसलिए ये जो एक्स वाई हैं दे रिप्रेजेंट टू गुड्स। तो on horizontal axis we are taking x commodity and on vertical axis we are taking y commodity. So these are the two goods, x and y. Suppose this is an IC1, and suppose on this IC there is a combination A. This is A combination. On this combination, x is x1 and y is y1. And you know, एक IC के हर एक पॉइंट पर जो सेटिस्फेक्शन है वो सेम है, बट हमारा जो जहाँ पे कंसर्न है वो है हायर IC। तो अगर हम इस एरिया से ऊपर ऑन दीज एक्सिस अगर हम कोई भी आईसी बनाएं, सपोज हम यहां से लेकर यहां पर हमने कोई आईसी ड्रॉ कर ली लाइक दिस, तो ये जो आईसी है IC2, दिस आईसी रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फेक्शन। तो यहां पर जो सेटिस्फेक्शन होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां जो आईसी है IC2, इसके हर एक पॉइंट पर जो गुड्स हैं या तो x ज्यादा है y1 ही रहेगी, या y ज्यादा है x1 ही रहेगी, या दोनों ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका G पॉइंट देखें, दिस वन G पॉइंट पे देखो, कंज्यूमर के पास x है x1 और y है y1 A पॉइंट के ऊपर, और G पॉइंट के ऊपर उसके पर x है x1 और y है y2। तो अगर हम इनको पॉइंट्स को यहाँ इकट्ठा करें, A कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या है x1 y1, G कॉम्बिनेशन के ऊपर क्या है x1 y2। तो नेचुरली जो G कॉम्बिनेशन है यहाँ पे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि कंज्यूमर के पास x तो सेम है बट y पहले से ज़्यादा है। सिमिलरली अगर हम ये वाला पॉइंट देखें H पॉइंट, हेयर दिस इज x2, कंज्यूमर के पास x है x2 और y है y1। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें A कॉम्बिनेशन से, x कंज्यूमर के पास बढ़ गई x2, y सेम है, तो सेटिस्फेक्शन यहाँ पर ज़्यादा होगी। और अगर हम G और H के बीच में कहीं भी देखें, सपोज J पॉइंट, यहाँ पर देखो x इज सपोज x3 लगा लो इसको, या इसको 3 लगा लो, H पॉइंट पे इसको भी 3 लगा लो, तो G पॉइंट पे y है y3, H पॉइंट पे x है x3, यहाँ पर लगाएं तो ये x2 और y2। तो J पॉइंट पे अगर हम देखें, x है x2 और y है y2, तो इससे अगर हम कंपेयर करें A पॉइंट से, तो J पॉइंट के ऊपर दोनों ही गुड्स ज़्यादा हैं, x1 की जगह x2 है, y1 की जगह y2 है, एंड दिस इज शोज हायर सेटिस्फेक्शन। इसलिए हम कहते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है इट शोज हायर सेटिस्फेक्शन देन द लोअर वन। एंड जब हमने एक डायग्राम में 2 आईसी बना ली,
इट मीन्स दिस इज इंडिफरेंस मैप। इस डायग्राम का नाम है इंडिफरेंस मैप। Another property that ICs need not to be parallel। अब IC की जो स्लोप है, IC कैसे बनेगी, इसकी स्लोप कितनी होगी, नेगेटिव तो होगी, ओके, कन्वेक्स टू ओरिजिन होगी, ओके, हायर IC पे हायर सेटिस्फेक्शन होगी, ओके, बट क्या ये आपस में पैरेलल होना ज़रूरी हैं या नहीं? ये ज़रूरी नहीं है। ये पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसको भी हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। One side one commodity, other side other commodity. Suppose this is IC1 and this is another IC2। ये जो दोनों ICs हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, साथ साथ जा रही हैं, ऐसे दोनों साथ साथ जा रही हैं। देखो, दोनों साथ साथ जा रही हैं, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट ये पैरेलल होना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल, ये एक IC है, IC3। ये IC3 जो है, ये IC2 के पैरेलल नहीं है, बट वैसे ये IC ठीक है क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, हॉरिजॉन्टल कन्वेक्स टू ओरिजिन है। And similarly, suppose this IC4, this is also not parallel to IC3 or IC2. The two ICs may be parallel or may not be parallel. ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि IC की जो स्लोप है वो कैसी होगी? It depends upon the marginal rate of substitution। कोई भी कंज्यूमर एक्स की कितनी यूनिट बढ़ाने के लिए वाई की कितनी यूनिट बढ़ाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मार्जिनल इज आल्सो नोन एज स्लोप। तो हेयर वी आर चेंजिंग द स्लोप ऑफ ICs। इनकी स्लोप जो है वो आपस में, जैसे IC1 IC2 आपस में सेम स्लोप वाली हैं, बट IC3 की स्लोप इन सबसे डिफरेंट है। तो इनकी जो स्लोप है वो स्लोप मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगी इसकी शेप, कि ये किस शेप की होगी, बट होगी नेगेटिवली स्लोप्ड एंड होगी कन्वेक्स टू ओरिजिन। Another property is fifth number, two ICs never cut each other। दो ICs कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते आपस में। जैसे यहाँ पर ये काट गए, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो, two ICs never cut each other। Now one side one commodity, other side other commodity. This is suppose IC1 and this is suppose IC2। By definition, we know that on each point of IC, satisfaction is same. Now suppose this is point B and this is point A। अगर हम A and B पॉइंट्स को देखें, satisfaction at A is equal to satisfaction at B। तो जितनी सेटिस्फेक्शन A के ऊपर है उतनी ही सेटिस्फेक्शन B के ऊपर है,
बिकॉज बोथ आर ऑन द सेम IC1, क्योंकि A एंड B जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक ही इंडिफरेंस कर्व के ऊपर हैं, IC1 के ऊपर, इसलिए दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम है। अगर हम B एंड C पॉइंट देखें, सपोज दिस इज पॉइंट C, then satisfaction at B equals to satisfaction at C। तो जितनी सेटिस्फेक्शन B के ऊपर है उतनी ही सेटिस्फेक्शन C के ऊपर है, बिकॉज बोथ B एंड C आर ऑन द सेम IC2, दोनों IC2 के ऊपर हैं। एंड सिंपली दिस इज अ सिंपल मैथमेटिक्स एंड दिस इज आवर assumption इन दिस चैप्टर, ट्रांजिटिविटी। अगर A बराबर B है, B बराबर C है, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन एट A इक्वल्स टू सेटिस्फेक्शन एट C। अगर A बराबर B है, B बराबर C है, इट मीन्स A बराबर C है। तो A पे जितनी सेटिस्फेक्शन है उतनी ही B पे सेटिस्फेक्शन है। तो A एंड B जो हैं वो दोनों एक ही IC पे होने चाहिए, बट यहाँ पे अगर हम देखें A इज ऑन IC1 एंड C इज ऑन IC2, तो दोनों डिफरेंट पॉइंट्स ICs के ऊपर हैं। जबकि अगर दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम है A और C के भी ऊपर, तो दोनों एक ही IC पे होने चाहिए। इसलिए जो IC है वो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। Sixth property, an IC neither touches x-axis nor y-axis। अब यहाँ पर आप देखो, इस IC ने x लाइन को टच कर लिया, इस IC ने y लाइन को टच कर लिया, तो ये दोनों ही गलत है। ये x लाइन को या y लाइन को टच नहीं करती इंडिफरेंस कर्व, बिकॉज Hicks assumes that an individual always consumes different combinations of at least two goods। तो हम कम से कम 2 गुड्स तो कंज्यूम करते हैं। अगर हम 2 से ज़्यादा गुड्स कंज्यूम भी करते हैं तो हम उनको डिफरेंट बंडल्स बनाकर शो कर रहे हैं। 2 पैकेट्स ऑफ द गुड्स, एक पैकेट X, एक पैकेट Y। बट हम एक ही गुड कंज्यूम करें X और Y, ऐसे नहीं होता। तो एटलीस्ट हम 2 गुड्स कंज्यूम करते हैं। तो अगर हम इसको टच कर देंगे X एक्सिस पे या Y एक्सिस पे, तो एक ही गुड की डिमांड शो होगी, दूसरी गुड की डिमांड शो नहीं होगी। इसको हम दोबारा अगर ड्रॉ करें, फॉर एग्जाम्पल, one side one commodity, other side other commodity। अब ये जो IC है इसको हमने यहाँ टच कर दिया, दिस इज IC, सपोज इट इज X1। तो अगर हम X1 पॉइंट देखें, X1 पॉइंट के ऊपर जो कंज्यूमर है वो X की कंजम्पशन कर रहा है OX1, बट जो Y की कंजम्पशन है, Y की कंजम्पशन वो कर रहा है 0, नथिंग। सो एट दिस पॉइंट X is X1, OX1 and Y is 0। It means consumer is consuming only one good X, जो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होता। और ऐसे ही अगर हम Y को टच करने वाली IC बनाएं, सपोज यहाँ पे हम टच कर दिया दिस IC, दिस इज सपोज Y1। तो अदरवाइज ये IC ठीक है क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है, बट ये Y को टच कर गई, इसलिए ये नहीं हो सकती। क्योंकि Y1 के ऊपर क्या है,
कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग दिस मच ऑफ वाई, इतनी कंज्यूमर ने वाई कंज्यूम की ओ वाई वन, बट एक्स उसने कंज्यूम की 0। इधर को हम नहीं जा रहे इस पॉइंट के अगेंस्ट, तो कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वाई, जो कि नहीं हो सकता। इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो एक्स लाइन को टच करती है और ना ही वाई लाइन को टच करती है। सेवंथ प्रॉपर्टी, IC becomes complex for more than 2 goods। अगर हम 2 से ज़्यादा गुड्स बनाएं तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो नहीं बनती, मुश्किल है। बिकॉज ग्राफिकली वी जनरली यूज 2 डायमेंशनल डायग्राम। अब देखो ये सिंपल ग्राफ है, ये जो ग्राफ है इसका हम ये पोर्शन यूज करते हैं OX OY, क्योंकि इस साइड पर ये y नेगेटिव है, इस साइड पर ये x नेगेटिव है। तो अगर हम ये पोर्शन देखें, यहाँ पर x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, मीन्स वन कमोडिटी इज नेगेटिव। और अगर हम यहाँ पर देखें तो एक है नेगेटिव, x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, y बोथ आर नेगेटिव, x इज नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव, एंड हेयर x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पर ये लाइन ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस हैं डैश डैश वाली x डैश y डैश, दे शोज नेगेटिव एक्सिस। तो जो कंज्यूमर है एक कमोडिटी यहाँ पर लगा लेगा, इसका हम स्केल लगाएंगे 1 2 3 4 5, दूसरी हम यहाँ लगा लेंगे 1 2 3 4 5, तो तीसरी हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये नेगेटिव स्केल हैं। इसलिए हम यहाँ पर ही 2 गुड्स के लिए IC बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा गुड्स के लिए हम IC ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द 2 डायमेंशनल नेचर ऑफ द डायग्राम। अगर हम 3 डायमेंशनल बना लें, 4 डायमेंशनल बना लें, देन इट इज़ पॉसिबल। अदरवाइज ऑन 2 डायमेंशनल सिंपल ग्राफ जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, ऑन दीज डायग्राम्स डेरिवेशन ऑफ IC फॉर मोर देन 2 गुड्स इज़ वेरी डिफिकल्ट और complex। 8th point, 8th property, shape of IC in case of perfect substitute goods। अगर हम perfect substitute goods देखें, perfect substitute goods means when goods are similar, both goods X and Y are similar। तो जैसे हम पहले देखते हैं कि कंज्यूमर एक X के लिए 3y छोड़ने को तैयार है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में देखा, सेकंड पार्ट वीडियो में देखा। एक x के लिए कंज्यूमर 3y छोड़ने को तैयार है, एक और x के लिए 2y छोड़ने को तैयार है, बिकॉज दीज गुड्स आर सब्सटीट्यूट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। बट इन केस ऑफ परफेक्ट सब्सटीट्यूट गुड्स, कंज्यूमर एक x के लिए एक y ही छोड़ेगा, या जितनी भी उनमें परफेक्ट सब्सटीट्यूशन है उस हिसाब से। मतलब जो कंज्यूमर है वो कभी भी x की एक यूनिट और लेने के लिए y की ज़्यादा यूनिट छोड़ने को तैयार नहीं होगा। कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही वो y का छोड़ेगा हर बार, सेम नंबर ऑफ यूनिट से ही छोड़ेगा हर बार एक x बढ़ाने के टाइम। तो उस केस में जो MRSXY है वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा। जैसे यहाँ पर हम देखें तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम प्रॉपर्टीज़ में भी पहले हमने ये डायग्राम बनाई है सेकंड प्रॉपर्टी के टाइम, जैसे जैसे हम x की यूनिट बढ़ाएंगे तो हम सेम प्रोपोर्शन अगर y का छोड़ेंगे तो IC की जो शेप होगी वो इस तरह होगी, नाइदर कन्वेक्स नॉर कनकेव, स्ट्रेट लाइन होगी। तो इट इज़ पॉसिबल, दिस स्पेशल केस इज पॉसिबल इफ गुड्स आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ये उसी टाइम पॉसिबल है अगर गुड्स परफेक्ट सब्सटीट्यूट हों। और यू कैन से दिस इज द एक्सट्रीम केस। एंड लास्ट प्रॉपर्टी, 9th point, shape of IC in case of perfect complementary goods। अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं कि हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी हम बढ़ा रहे हैं,
परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स अगर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं दूसरी भी हम सेम प्रपोर्शन में बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उसमें जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऐसी होगी, राइट एंगल्ड लाइंस। इसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। One side one commodity, other side other commodity, and suppose these two commodities are perfect complementary। मतलब अगर हम एक कमोडिटी की यूनिट को बढ़ाएंगे तो दूसरी कमोडिटी की यूनिट भी हम सिमिलर प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में ही बढ़ाएंगे। सपोज इनिशियली कंज्यूमर इज टेकिंग 1x and 1y, x1 or 1x or 1, this is x 1y, and by consuming 1x and 1y, suppose this is IC1, this is IC1 and this is point A. When consumer will increase x by 1 more unit, अब कंज्यूमर ने एक x बढ़ा दी तो कंज्यूमर को y की भी एक यूनिट बढ़ानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द गुड्स। तो जब कंज्यूमर ने दोनों कमोडिटीज़ की यूनिट्स बढ़ा दी, x भी बढ़ा दी y भी बढ़ा दी, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगी। दिस इज सपोज पॉइंट बी। और जो अगर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी तो सेटिस्फेक्शन बढ़ी हुई को हम शो करेंगे ऑन हायर IC। सपोज दिस वन IC2। तो जैसे कंज्यूमर ने दोनों गुड्स को बढ़ा दिया, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ गई। तो इस केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मीन्स x को जब हमने बढ़ाया तो y को कितना कम किया, तो वो तो हमने कम किया ही नहीं, ज़ीरो कम किया, बल्कि हमने उल्टा किया, y को तो हमने बढ़ा दिया, तो y को कम कितना किया, ज़ीरो। तो MRSXY हेयर इज ज़ीरो। तो अगर हम कंज्यूमर की एक यूनिट और बढ़ा दें तो कंज्यूमर y की भी एक यूनिट और बढ़ाएगा, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सपोज दिस इज पॉइंट C और इसको हम और हायर IC पे शो करेंगे। सपोज दिस इज IC3। दिस इज अगेन अ स्पेशल केस in case of perfect complementary goods. Now, on the basis of last point, 2 points, दोनों लास्ट पॉइंट्स के बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, देखो कि ये जो है ये है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री केस IC का, और ये जो है ये है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस। तो दीज आर द एक्सट्रीम केसेस। आप इसके बीच में जो भी इंडिफरेंस कर्व बनाओगे दैट इज राइट। हम ये बना सकते हैं, दिस इज IC, अगेन दिस इज IC, दिस इज IC। तो जो इंडिफरेंस कर्व होगी ये अपने इन एक्सट्रीम केसेस के बीच में होगी। दिस इज द एक्सट्रीम केस परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री, दिस इज द एक्सट्रीम केस perfect substitute. This was all about the properties of indifference curves for budget line, for consumer equilibrium, and for derivation of demand curve and comparison of utility and IC and criticism of IC. You must watch next parts of the video. Thank you.